हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए ऊर्जा झंवर, आप सभी की ऑडिट मेंटोर फॉर सीए जर्नी। एंड टुडे पर्टिकुलरली इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 500, दैट इज ऑडिट एविडेंसेस। नाउ पर्टिकुलरली ये स्टैंडर्ड कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, ठीक है, दूसरे स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इतना ही इंपॉर्टेंट है, बट इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा एंड लर्न भी हो जाएगा इस लेक्चर में। बस आपको एंड तक इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत फोकस से देखना, दैट्स इट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑडिट एविडेंसेस। सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं बच्चों, हम लोग ऑडिट एविडेंसेस का मीनिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि कौन सी ऐसी ऑडिट प्रोसीजर्स है जिसके थ्रू आप ऑडिट एविडेंसेस निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग समझेंगे कि भाई किस चीज को प्रूफ करने के लिए हम लोग ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, मतलब कि आपके असर्शंस, ठीक है। सो विल डिस्कस एवरीथिंग वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। इनफैक्ट आप लोगों को पता भी होगा ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या होता है। ऑडिट के लैंग्वेज में हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बिग बाजार में गए, ठीक है, शॉपिंग करी आपने मस्त, एंड शॉपिंग करने के बाद में जब आप अपना सामान पूरा ट्रॉली भर के लेकर जा रहे थे, तो वहां पे ना गेट पे वॉचमैन रहता है, राइट। एंड वो क्या बोलता है कि भाई एक मिनट, मुझे आपका बिल चेक करना है। क्या चेक करना है? बिल। ये बिल क्या है? ये प्रूफ है कि आपने इस पूरी शॉपिंग के जितने भी सामान, इन सबका पेमेंट कर दिया, ये आपका हो गया, राइट। सेम चीज अप्लाई होती है कंपनीज में, सेम चीज अप्लाई होती है बिजनेस में। जब भी ऑडिटर जाता है तो वो क्या करता है, बहुत सारे ऐसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन आपने किया है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं तो कॉन्ट्रैक्ट्स में आप एंटर हुए होंगे, कहीं ना कहीं इसके कोई इनवॉइसेस होंगे, तो इन सब चीजों को हम लोग मिला के क्या बोल सकते हैं? ऑडिट एविडेंसेस। अब इसके बेसिस पे ऑडिटर क्या करता है बच्चों? कंक्लूजन देता है। क्या बोला मैंने? इनके बेसिस पे ऑडिटर क्या करता है? कंक्लूजन देता है, एंड उस कंक्लूजन के बेसिस पे वो क्या देता है? ओपिनियन देता है। सो आई कैन डिफाइन ऑडिट एविडेंसेस एज अ इंफॉर्मेशन। क्या बोला मैंने? इट इज एज अ इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे ऑडिटर क्या निकालता है, क्या ड्रॉ करता है, अपना एक कंक्लूजन, जिसके बेसिस पे वो क्या दे पाता है? ओपिनियन, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका ऑडिट एविडेंस का डेफिनेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग दो कैटेगरी में देखेंगे। सबसे पहले डिपेंड्स अपॉन द नेचर, नेचर के अकॉर्डिंग आपके ऑडिट एविडेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सो बच्चों, जो फर्स्ट टाइप है आपका, दैट इज विजुअल, ठीक है। नेचर के बेसिस पे आपका जो ऑडिट एविडेंसेस होता है, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मोमेंट, यस। सो नेचर के बेसिस पे फर्स्ट हमने क्या बोला? विजुअल। विजुअल का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसको आप फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू या ऑब्जर्व करके एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट के स्टाफ में लेट्स से कोई वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा था, आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया और आपको ऑडिट एविडेंसेस मिल गए। नेक्स्ट आता है ऑरल। ऑरल का मतलब क्या? सिर्फ डिस्कशन करने से आपको ऑडिट एविडेंसेस मिलते हैं। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट्री, मतलब कि क्या आपके पास फिजिकल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में वो ऑडिट एविडेंसेस अवेलेबल है। जैसे कि एफडी का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, लोन का अग्रीमेंट हो गया, इनवॉइसेस हो गए, सेल्स अग्रीमेंट, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में वो सब। अब बात सोर्स के बेसिस पे, दो चीज हमने पढ़ी, एक नेचर और दूसरा सोर्स। सो सोर्स के बेसिस पे आपके ऑडिट एविडेंसेस दो ही कैटेगरी के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। बहुत ही इजी है। विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको ऑडिट एविडेंसेस मिला है तो वो क्या हो जाएगा? आपका इंटरनल ऑडिट एविडेंसेस। एंड अगर आउटसाइड द प्रीमाइसेस या फिर आउटसाइड द एंटिटी, अगर क्लाइंट का ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से कुछ भी मिला है तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंसेस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमने पढ़ लिया है ऑडिट एविडेंस का मीनिंग, उसके बाद हमने इसके कवर कर लिए टाइप्स। अब हम लोग आगे जाएंगे रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। ये दो वर्ड्स है बच्चों ऑडिट एविडेंसेस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। इसका मतलब सबसे पहले रिलेवेंस का मतलब क्या समझते हैं, ठीक है। रिलेवेंस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं चेक कर रही हूँ ट्रेड पेबल्स, ठीक है। अभी क्रेडिटर्स को मैं चेक कर रही हूँ, तो क्रेडिटर्स की वैलिडिटी को चेक करने के लिए मुझे सेल्स का डेटा देखना पड़ेगा या परचेस का डेटा देखना पड़ेगा? ऑब्वियसली परचेस, राइट। परचेस अग्रीमेंट्स एंड ऑल, ये सारी चीजें मैं देखूंगी, परचेस इनवॉइसेस और ये सारी चीजें देखूंगी। इसका मतलब क्या? जिस भी चीज का मैं चेकिंग कर रही हूँ, मेरा एविडेंस उसी से रिलेटेड होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेलेवेंस, ठीक है। दूसरा होता है रिलायबिलिटी, यानी कि ट्रस्ट। मतलब क्या? ये डिपेंड करता है कि आपके डॉक्यूमेंट, आपके एविडेंस का नेचर क्या है बच्चों, प्लस उसका सोर्स क्या है, कौन सी सर्कमस्टांसेस में आपने उसको एक्वायर किया है, ठीक है। एंड उस एविडेंस के ऊपर बच्चों कंट्रोल कितना अच्छा है, ठीक है। मेरे साथ में चार वर्ड फटाफट से आप बोलोगे। एनएससीसी, एनएससीसी बोलते हैं हम लोग इसको। हमने क्या बोला? मेरे ऑडिटर, सॉरी, मेरे ऑडिट एविडेंसेस का
रिलायबिलिटी किन चीजों पे डिपेंड करता है? 4 चीजों पे, कि मेरे ऑडिट एविडेंस का नेचर क्या है, सोर्स क्या है, कंट्रोल उसके ऊपर कितना लगाया गया है, एंड सर्कमस्टांसेस, कौन सी सर्कमस्टांसेस में मैंने उसको अक्वायर किया। ठीक है, एक बात बताओ, ठीक है, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, विल कम टू दैट अगेन। ठीक है, एक बार आपके नोट्स से टैली कर लीजिए। रेलेवेंस का मतलब क्या हो गया आपका? लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए आपके एविडेंसेस का, जिस भी एविडेंसेस को आप कलेक्ट कर रहे हैं, जिस भी असर्शन के लिए आप कलेक्ट कर रहे हैं उससे। एंड रिलायबिलिटी हो गया आपका, डिपेंड हो गया आपका सोर्स पे, नेचर पे, सर्कमस्टांसेस पे, ठीक है, कंट्रोल्स पे। ठीक है, इसकी वजह से रिलायबिलिटी, इन शॉर्ट ट्रस्ट। ठीक है, आप इस ऑडिट एविडेंसेस पे कितना ट्रस्ट कर पाते हैं, ये डिपेंड करेगा आपने उसको कहाँ से अक्वायर किया, कैसे सर्कमस्टांसेस में अक्वायर किया, कितना कंट्रोल था जब भी वो ऑडिट एविडेंसेस बन रहा था तब। ठीक है, सो आपको वो चीज को देखना पड़ेगा। नाउ देयर आर सर्टेन बच्चों जनरलाइजेशन अबाउट द रिलायबिलिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको अच्छे से याद रखना है। देयर आर सर्टेन जनरलाइजेशन, कुछ जनरल एस्पेक्ट्स हैं, जो कुछ जनरल बातें जो रिलायबिलिटी के रिगार्डिंग है। ठीक है, लेकिन उस जनरल बातों के कुछ एक्सेप्शंस हमेशा हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक्सेप्शन को अभी फिलहाल के लिए हटाते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो जनरलाइजेशन को पढ़ते हैं कि रिलायबिलिटी को लेके जनरलाइजेशन क्या है। नाउ अब एक चीज समझना, मुझे एक बेसिक सी चीज आप लोग बताओ। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैंने ऑडिट एविडेंसेस विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट किया, मतलब मेरी कंपनी के अंदर से ही मुझे ऑडिट एविडेंस मिला, वो ज्यादा रिलायबल होगा, या फिर अगर मैंने आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन लिया तो वो ज्यादा रिलायबल? मैंने आपको दो चीज बोला, एक तो होता है आउटसाइड, एक होता है इंटरनल। ठीक है, तो अब एक चीज हमेशा समझना बच्चों, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन आपने जो भी ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट किया है उसकी रिलायबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो आपको मिला है एक इंडिपेंडेंट सोर्स से। क्या बोला मैंने आपको? वो आपको मिला है एक इंडिपेंडेंट सोर्स से, जिसपे मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई दबाव नहीं है। इंडिपेंडेंट पार्टी ने आपको प्रूव करके बोला है कि हाँ भाई ये बिल्कुल करेक्ट है, आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, वही बात अगर मैं इंटरनल सोर्स की करूं, इंटरनल यानी कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, अगर मान लो मेरे कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल है, जब उसका प्रिपरेशन हो रहा था उस ऑडिट एविडेंसेस का, वो कंट्रोल बहुत ही अच्छे से लगाए गए हैं, वो कंट्रोल बहुत ही इफेक्टिव है, तो वो ऑडिट एविडेंस भी मेरे काम का हो सकता है। ठीक है, अब एक बात समझना, जो ऑडिटर खुद अक्वायर करेगा वो ऑडिटेड ज्यादा रिलायबल होंगे, या मैनेजमेंट इसको लाके देगा वो ज्यादा रिलायबल होंगे? ऑब्वियसली ऑडिटर ने अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगा के जो ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं वो ज्यादा रिलायबल होते हैं। ठीक है, अभी एक और चीज बताना, क्या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में जो ऑडिट एविडेंसेस मिलते हैं वो ज्यादा रिलायबल होते हैं, या आपको ओरली जो ऑडिट एविडेंसेस मिलते हैं वो ज्यादा रिलायबल होते हैं? ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेड, राइट? डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो फिजिकल मोड में हो, दैट डजंट मैटर, बट डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंसेस आर ऑलवेज मोर रिलायबल देन ओरल। व्हाई? बिकॉज ओरल की कोई गारंटी नहीं होती, आपने बोल दिया, झूठ भी तो बोल सकते हो, राइट? सो हमने यही सारी चीजें, यही सारे आपके जनरल कंसेप्शन है बच्चों, वन बाय वन आप देखोगे कि आपके ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी कब बढ़ जाती है, जब वो किसी इंडिपेंडेंट सोर्स से मिलते हैं। हाउएवर ऑडिट एविडेंसेस अगर इंटरनली भी अक्वायर किया है एंड कंट्रोल इफेक्टिव है, तो भी वो क्या हो जाएगा आपका गुड ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है, जो भी ऑडिटर डायरेक्टली खुद अक्वायर करता है अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगा के, उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, प्लस डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में जो भी ऑडिट एविडेंसेस मिलते हैं, चाहे वो पेपर में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, कंपैरेटिवली ज्यादा रिलायबल होते हैं। एंड लास्ट वन इज, हाँ एक चीज और रह गया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके ज्यादा रिलायबल होते हैं या फोटोकॉपीज? ऑब्वियसली कोई भी फिल्म या फोटोग्राफी या डिजिटल कॉपी से बेटर ओरिजिनल कॉपी जो रहती है वही ज्यादा रिलायबल होती है। ठीक है, यही सब आपके जनरलाइजेशन थे रिलायबिलिटी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट होगा जो कि रेलेवेंस ऑन रिलायबिलिटी से मिलता जुलता है, दैट इज सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। देखो बच्चों, ऑडिट एविडेंसेस कैसे होने चाहिए? हमेशा रिलेवेंस एंड रिलायबल, एंड इट शुड बी ऑलवेज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। ये चार वर्ड्स मैंने आपको ऑडिट की डिक्शनरी में लिखवाए थे, राइट? स्टार्टिंग में जब हमारा लेक्चर शुरू हुआ था। सो आपको ये चारों वर्ड्स याद रखने। रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी के पॉइंट्स हमने समझ लिए, अब समझते हैं सफिशिएंस एंड अप्रोप्रिएटनेस। ठीक है, नाउ सफिशिएंसी किससे रिलेटेड है बच्चों? सफिशिएंट है मतलब क्वांटिटी, राइट? क्वांटिटी वाइज वो कम नहीं है, ऑडिट एविडेंसेस जितने चाहिए उतने रिक्वायर्ड क्वांटिटी में अवेलेबल है। एंड अप्रोप्रिएट मतलब उसका क्वालिटी,
ठीक है, जितना आपको क्वालिटी रिक्वायरमेंट है उतनी क्वालिटी के ऑडिट एविडेंसेस हैं। एक बात बताओ, मेरे पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा है लेकिन क्वालिटी लो है, तो वो ऑडिट एविडेंसेस किसी काम के है क्या? नहीं। लेकिन अगर उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है तो हो सकता है कम ऑडिट एविडेंसेस में भी मेरा काम चल जाए, राइट। सो सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएटनेस दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं बच्चों, ठीक है। जितना ज्यादा अच्छा क्वालिटी होगा ना आपके ऑडिट एविडेंसेस का, हो सकता है आपको क्वांटिटी कम लगे, ठीक है ना। अब बहुत सारे एस्पेक्ट्स को आपको देखना पड़ेगा कि भाई मेरा जो ऑडिट एविडेंसेस है मुझे ज्यादा चाहिए कम चाहिए, ठीक है। ये ऑडिटर का क्या होता है बच्चों, खुद का प्रोफेशनल जजमेंट होता है, ठीक है। एंड इट डिपेंड्स ऑन मेनी एस्पेक्ट्स, सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहला एस्पेक्ट है आपका मटेरियलिटी। क्या बोला मैंने आपको, ऑडिट एविडेंसेस ज्यादा है या कम, या और चाहिए, या आपको इतना इनफ है, ये किस पे डिपेंड करता है, ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे। एंड ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट किन चीजों पर डिपेंड करता है वो हम सब डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से फर्स्ट है मटेरियलिटी। एक बात बताओ, कोई पर्टिकुलर असर्शन, मैंने यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया, असर्शन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज किया है क्या? नहीं। असर्शन क्या होता है बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक छोटा सा आइटम जो मैंने उठा लिया। जैसे पूरा फाइनेंशियल स्टेट में से मैंने असेट उठा लिया एंड असेट्स का मैं एग्जिस्टेंस चेक कर रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज माय असर्शन। नाउ अब एक बात समझना, इस असर्शन के लिए अब मेरे को डिसाइड करना है कि यार ये ऑडिट एविडेंसेस इनफ है या नहीं, उसको मेरे को कौन अफेक्ट करने वाला है, मटेरियलिटी। मतलब क्या, अगर ये असर्शन है, मटेरियलिटी यहाँ पे ज्यादा है, मटेरियल है, तो मुझे ऑडिट एविडेंसेस भी कैसे चाहिए, ज्यादा, ठीक है। अगर मटेरियलिटी कम है या मटेरियल इतना नहीं है, यूजर के काम का इतना नहीं है, तो मुझे ऑडिट एविडेंसेस कैसा चाहिए, ठीक है। पहली चीज क्या हो गई, मटेरियलिटी। दूसरा होता है बच्चों इसी से मिलता जुलता, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मतलब कि क्या, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर रिसेशन में रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट बहुत ज्यादा है, आपको ऑडिट एविडेंसेस ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा आरओएमएस यहाँ पे कम है, तो ऑडिट एविडेंसेस कम में भी काम चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। एक बात बताओ, अगर मेरे पॉपुलेशन का साइज बड़ा है तो मुझे ऑडिट एविडेंसेस भी तो ज्यादा चाहिए, एंड अगर पॉपुलेशन का साइज छोटा है तो ऑडिट एविडेंसेस भी कम चाहिए। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो अगर मान लो मेरी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस नेचर की है, हेट्रोजीनियस मतलब क्या, जिसमें बहुत सारी वैरायटी कवर्ड है। पॉपुलेशन का मतलब तो आप समझते ही होंगे, पॉपुलेशन मतलब जिससे हम लोग ऑडिट सैंपल को उठाते हैं, या हमारा पूरा का पूरा डेटा जिसके ऊपर हम लोग अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन, ठीक है। तो नाउ द पॉइंट अराइजेस, अगर पॉपुलेशन मेरी बहुत ज्यादा हेट्रोजीनियस है, यानी कि बहुत ज्यादा वैरायटी उसमें कवर है, तो मुझे ऑडिट एविडेंसेस ज्यादा चाहिए। वहीं कंपैरेटिवली अगर होमोजीनियस नेचर की मेरी पॉपुलेशन है, यानी कि सब सेम नेचर के हैं जितने भी पॉपुलेशन के अंदर आइटम्स हैं, तो मुझे कंपैरेटिवली ऑडिट एविडेंसेस क्या चाहिए बच्चों, कम चाहिए, ठीक है। अब समझना मेरी ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग दी ऑडिट एविडेंसेस। नाउ अब इसको ध्यान से समझना कि आपके यहाँ पे लोग कौन कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं ऑडिट एविडेंसेस को लगाने, अक्वायर करने के लिए, ठीक है। सो particularly there are majorly two types of audit procedure बच्चों, ठीक है। one is risk assessment procedure, another is further audit procedure, ठीक है। एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर बच्चों देर आर टू कैटेगरी, ठीक है। वन होता है आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल, अनदर इज योर सब्सटेंसिव प्रोसीजर, जस्ट अ मिनट, अनदर इज योर सब्सटेंसिव प्रोसीजर, ठीक है। अब ये समझना कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो होता है इसके अंदर भी देर आर टू कैटेगरी, सो वन इज टेस्ट ऑफ डिटेल एंड अनदर इज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। मैम ये क्या होती है प्रोसीजर, विल डिस्कस एवरीथिंग वन बाय वन, ठीक है। मैं आपको अभी एक जनरल आइडिया बताती हूँ। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है, ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए आपकी जो भी प्रोसीजर्स हम लोग लगाते हैं, सबसे पहले हमने डिस्कस किया क्या, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रैप, ठीक है। तो ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बच्चों क्या बताती है, ये बताता है आपने अपने एंटिटी के बारे में समझ लिया, ठीक है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के थ्रू आप क्या ट्राई करते हैं, अंडरस्टैंड द एंटिटी, अंडरस्टैंड इट्स एनवायरमेंट, अंडरस्टैंड इट्स इंटरनल कंट्रोल। मैंने तीन चीजें बोलो, अंडरस्टैंड द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स इंटरनल कंट्रोल। एंड उसके बेसिस पे आपने डिसाइड किया कि वेदर जो भी मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट है या फ्रॉड और एरर है। मैंने तीन चीजें यहाँ पे बोली। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आप क्या क्या चीजें समझते हैं बच्चों, एंटिटी को समझते हैं,
उसके एनवायरनमेंट को समझते हैं और इसके इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं। ठीक है, एंड इन तीनों को समझने के बाद हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि वेदर मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं, उसके अंदर फ्रॉड और एरर है या नहीं। ये होती है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में हम लोग लगाते हैं बच्चों टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाई जाती है ये किसके लिए लगाई जाती है? फॉर द प्रिवेंशन, चेक करने के लिए कि आपके जो कंट्रोल्स हैं वो कंट्रोल्स प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, फ्रॉड और एरर के लिए एकदम इफेक्टिव है या नहीं। मतलब आपके कंट्रोल्स को बेसिकली टेस्ट किया जाता है, क्या वो फ्रॉड और एरर को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। उसके लिए हमने जो भी प्रोसीजर लगाया उसको क्या बोलेंगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। उसके बाद आती है आपकी टेस्ट ऑफ डिटेल, जिसमें हम लोग डिटेल्स में अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, एंड उसके बाद में आती है आपकी सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी, जिसमें हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाते हैं। ठीक है ना, अभी एनालिटिकल प्रोसीजर हम लोग पूरा अच्छे से अलग स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बार आपके रेफरेंस के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, एनालिटिकल प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल आइटम दोनों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप बिठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड रेशियो, स्ट्रेन्स, इन सब का हम लोग एनालिसिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? कुछ ना कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब एक बात समझना बच्चों, इन सब ये सारी तो हो गई बेसिक हमने अंडरस्टैंडिंग ली ऑडिट प्रोसीजर की। अब इसके अंदर टोटल कवर होती है आपकी 7 प्रोसीजर्स, जिसके थ्रू आप ये रिस्क असेसमेंट, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर सब कुछ अप्लाई करते हैं। कैसे? 7 ऑडिट प्रोसीजर्स है आपके पास। इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, recalculation, reperformance एंड इंक्वायरी। ठीक है, एंड इंक्वायरी। नाउ अब आप समझना आगे, हम लोग एक एक वन बाय वन सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग वन बाय वन सारी प्रोसीजर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारी 7 प्रोसीजर्स है जो आप रैप के लेवल पे भी लगा सकते हैं, फैब के लेवल पे भी लगा सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट प्रोसीजर, दैट इज इंस्पेक्शन। ठीक है, तो इंस्पेक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं बच्चों? जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग को मिलते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हमको मिलते हैं, हम लोग उसका इंस्पेक्शन करते हैं, या फिर हम लोग असेट्स का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं एंड हम लोग वहां से ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे, चाहे इंटरनल सोर्स से मिले, चाहे एक्सटर्नल सोर्स से मिले, चाहे पेपर फॉर्म में मिले, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड में मिले, चाहे किसी अदर मीडिया फॉर्म में मिले, एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ असेट्स, हम लोग क्या करेंगे? इन सब का एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, और एग्जामिनेशन करने के बाद आपको क्या मिलेंगे? ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो ऑडिट एविडेंसेस है ये रिलायबिलिटी वाइज डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे लाइक इंटरनल सोर्स से अगर आपको मिला है तो कंपैरेटिवली कम रिलायबिलिटी होगी एज कंपैरिजन टू आउटसाइड सोर्स, एज जो कि हम लोग अभी पढ़कर आए। ठीक है, सो ये जो भी ऑडिट एविडेंसेस आपको मिलेंगे ये उनकी रिलायबिलिटी पे डिफर करेंगे आपस में, उनके नेचर पे डिपेंड करेगा, उनके सोर्स पे डिपेंड करेगा, उनके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा उनकी रिलायबिलिटी कितनी। बट ये हाँ, आपको क्या करना है? इंस्पेक्शन के अंदर एग्जामिनेशन करना है किन का? जो भी रिकॉर्ड्स आपने इंटरनल, एक्सटर्नल, पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अदर मीडिया फॉर्म में जो भी आपने अक्वायर करे हैं। ठीक है, एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करना है असेट का। ठीक है, इससे आपको क्या मिलेंगे? ऑडिट एविडेंसेस जो कि रिलायबिलिटी वाइज डिफर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? नजर रखना। राइट, जो भी अदर पर्सन है, जो भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, हम सिर्फ उसके ऊपर क्या रख रहे हैं? नजर रख रहे हैं। राइट, सो लुकिंग एट अ प्रोसेस और प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म बाय अदर्स, फॉर एग्जांपल फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। तो अगर यहाँ पे मैनेजमेंट, काउंटिंग पूरा मैनेजमेंट कर रहा है, ठीक है, आप सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गए हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई काउंटिंग किस तरीके से कर रहा है, क्या क्या कंट्रोल्स लगाए इन्होंने काउंटिंग में। ठीक है, क्या इनका काउंटिंग एकदम प्रॉपर जा रहा है कि नहीं, क्या कोई ऑडिट एविडेंसेस है जो मैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक्वायर कर सकता हूँ। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब आपका वो होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब क्या?
बच्चों एक्सटर्नल कंफर्मेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स है, आपके ट्रेड पेबल हो गए, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, स्पेशली इनके वेरिफिकेशन के लिए जनरली एक्सटर्नल कंफर्मेशन को एज अ ऑडिट प्रोसीजर यूज किया जाता है, ठीक है। सो इट रिप्रेजेंट्स द ऑडिट एविडेंसेस बाय द ऑडिटर as a direct return response to the auditor from a third party। क्या याद करना है आपको, डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स किससे, फ्रॉम द थर्ड पार्टी, टू होम, टू ऑडिटर, मतलब ऑडिटर और थर्ड पार्टी के बीच में बात हो रही है, बीच में से आपने मैनेजमेंट को डिस्काउंट कर दिया, यानी कि हटा दिया, ठीक है। ये दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे हैं भाई, पेपर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, किसी भी मीडिया फॉर्म में इनके पास वो कंफर्मेशन आ रहे हैं, ठीक है। सो जो भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स होती है बच्चों, ये क्या होती है, आपकी रिलायबिलिटी को डिसाइड करने में बहुत हेल्प करती है। रिलायबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा रिलायबल होते हैं एज कंपैरिजन टू द अदर ऑडिट एविडेंसेस, ठीक है। एंड अकाउंटिंग बैलेंस वगैरह को चेक करने के लिए ये आपकी हेल्प करते हैं। नाउ अब समझना रिकैलकुलेशन, नेक्स्ट क्या है आपका, रिकैलकुलेशन, ठीक है। सो रिकैलकुलेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, कैलकुलेशन। आप लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं, ठीक है। जो भी आपको चाहे डेटा मैनुअल मिला हो चाहे इलेक्ट्रॉनिकली मिला है, आप दोनों तरीके से मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिक कैसे भी है, आप लोग क्या कर सकते हैं, रिकैलकुलेट कर सकते हैं एंड मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका री-परफॉर्मेंस, ठीक है। री-परफॉर्मेंस के अंदर क्या आता है बच्चों आपका, जो भी प्रोसीजर्स, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर है मैनेजमेंट ने कंप्लीट करी है, ठीक है, एंड उसी के वेरिफिकेशन के लिए ऑडिटर अपने हैंड से वापस से उस प्रोसीजर को करता है, उसको बोलते हैं रीपरफॉर्मेंस, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट, क्या बोला गया, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसीजर्स और कंट्रोल्स दैट वर ओरिजिनली परफॉर्म बाय द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। ओरिजिनली परफॉर्म्ड एज एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, मतलब एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल ने वो प्रोसीजर ऑलरेडी परफॉर्म करी थी, ठीक है। अब ऑडिटर वापस से परफॉर्म करके देख रहा है कि क्या कुछ डिफरेंसेस आते हैं क्या, वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करता है, वो मैनेजर की प्रोसीजर्स को नहीं कंसिडर करता है, वो अपने हैंड पे वापस से प्रोसीजर को लगाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक स्टेटमेंट का रिकंसिलेशन है, तो मैनेजमेंट तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आपको देगा ही, आप भी अपने हैंड से एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर कुछ डिफरेंसेस होंगे तो आप उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एनालिटिकल प्रोसीजर। ना एक बात समझना, एनालिटिकल प्रोसीजर का एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे बच्चों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने ना सेल्स के रिकॉर्ड्स चेक किए, ठीक है, लेट्स से 2025 2026 दोनों के सेल्स के डेटा आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। लास्ट ईयर लेट्स से आपकी 11 करोड़ की सेल हुई एंड 16 करोड़ की सेल, एंड देयर इज वन मोर इन्फॉर्मेशन विच इज अवेलेबल कि हमने लास्ट ईयर ही एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक कंपैरिजन निकालेंगे कि यार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मेरी सेल्स कितने से बढ़ गई, 5 करोड़, राइट। एंड आपके पास बिकॉज एक और इन्फॉर्मेशन है कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस न्यू प्रोडक्ट के सेल्स की वजह से हो सकता है, क्या, न्यू प्रोडक्ट के सेल्स की वजह से क्या हो सकता है कि भाई मेरी ये सेल्स बढ़ी है, राइट। सो आपका जो पिछले साल 11 करोड़ का सेल था, जैसे ही नया प्रोडक्ट लॉन्च करते देयर इज अ पॉसिबिलिटी 16 करोड़ में, 5 करोड़ में कहीं ना कहीं न्यू प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन है। तो ये क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका न्यू प्रोडक्ट वाला क्या है, जो एक नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, ये क्या है, जस्ट मिनट, एक नॉन, कुछ तो इशू हो रहा है, एक नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड ये जो 5 करोड़ का आपका इंक्रीमेंट हुआ, ये क्या है बच्चों, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट। अब आपने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बिठाई है, क्या बिठाई बच्चों, एक रिलेशनशिप बिठाई, ठीक है। एक पॉसिबल रिलेशनशिप आपने इन दोनों के बीच में बिठाई है, एंड उसके बेसिस पे आपने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करें, यही होता है एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, और भी आप चीजें कवर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जैसे आपने देखा 2024 में आपकी सेल्स थी लेट्स से 8 करोड़, 25 में हो गई 11 करोड़, 26 में हो गई 16 करोड़, मतलब आपने क्या देखा, एवरी ईयर आपकी सेल्स एक पर्टिकुलर परसेंटेज से बढ़ रही है, ट्रेंड कैसा जा रहा है, ऊपर। अब लेट्स से 27 के अंदर एकदम से 9 करोड़ हो जाएगी, तो झटका लगेगा, फिर आप उसके रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, राइट। सो आपके अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग लेट्स से 27 के अंदर आपकी सेल्स होनी चाहिए थी कितनी, 20 करोड़, हुई कितनी, 9 करोड़, राइट। सो या फिर ऑडिटर के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग भी जो एक सेल्स का जो परसेंटेज था, लेट्स से वो कोई परसेंटेज या कोई रेशियो उन्होंने निकाला, वो रेशियो लेट्स से बैठना चाहिए था 20% पे, बट वो बैठा कितने पे, लेट्स से 30%। तो ये क्या है,
इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डेविएशन। क्या बोलते हैं? डेविएशन। अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन दिखता है, डेविएशन या इसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन, अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन या डेविएशन दिखता है तो आप क्या ट्राई करते हैं? उसका रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं एंड उसी से आपको बहुत सारे ऑडिट एविडेंसेस मिल सकते हैं। ठीक है, सो एनालिटिकल प्रोसीजर का अभी हम लोग डेफिनेशन समझेंगे। पहली चीज, दो चीजें इसमें कवर होती है। पहली चीज इसके अंदर क्या है? कंसिस्ट ऑफ इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेड बाय द स्टडी ऑफ पॉसिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। आपने फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा दोनों को कंपैरिजन किया, दोनों का आपस में रिलेशनशिप को समझा, दोनों को जोड़ तालमेल बिठाया एंड उससे आपको मिली नई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, उस उससे आपने निकाला नया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसका किया आपने क्या? इवैल्यूएशन, कि भाई ऐसा होना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए था, हाँ सही हुआ है, व्हाटएवर इट इज, वो आता है आपका एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका? इट एनकम्पासेस द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्लक्चुएशंस एंड रिलेशनशिप्स दैट आर इनकंसिस्टेंट विद द अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन या फिर डेविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द प्रिडिक्टेड अमाउंट्स। मैंने क्या बोला? आपने जो प्रिडिक्ट किया था उससे कंपैरेटिवली क्या आ रहा है? डेविएशन आ रहा है। या फिर आपको बहुत कुछ अनयूजुअल फ्लक्चुएशन दिख रहा है, आपके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएशन कंपैरेटिवली ज्यादा से ज्यादा 3-4% का होना चाहिए था, लेकिन फ्लक्चुएशन लेट्स से 8%, 10% का हो गया, तो और वो आपको थोड़ा सा अनयूजुअल सा लग रहा है। ठीक है, तो आप उस मैटर पे क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो वो भी आपकी एनालिटिकल प्रोसीजर का क्या बन जाएगा बच्चों? पार्ट बन जाएगा। राइट, ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद कर लीजिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब धीरे धीरे कीवर्ड्स को लर्न करो, पॉसिबल रिलेशनशिप, ठीक है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा, उसके बाद आप इसको लर्न करो कि फ्लक्चुएशंस, डेविएशन, इनकंसिस्टेंट फ्लक्चुएशंस, इसके लिए हमने क्या किया? इन्वेस्टिगेशन। बस अब इन सारे कीवर्ड्स को आपको जोड़ देना है। ठीक है, अब अगले प्रोसीजर पे जाते हैं, इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है बच्चों? सीकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नॉलेजेबल पर्सन। मतलब कि क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मार्केटिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्या मैं किसी आईटी टीम वाले बंदे को पास जाकर डिस्कस करूंगी क्या? ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, तो जो पर्सन अपना उस फील्ड के बारे में या जिस मैटर के बारे में मुझे इंक्वायरी करनी है उसका नॉलेज रखता है, पर्टिकुलरली मुझे क्या करना है? उससे जाके इन्फॉर्मेशन एक्वायर करनी है। ठीक है ना, अब इंक्वायरी में बच्चों समटाइम्स क्या होता है? आपको ऐसे ऑडिट एविडेंसेस मिलते हैं जो आपको किसी और मैटर से नहीं मिले। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, यू हैव टू टेक अ ब्रेक, जस्ट अ मिनट।